आदाब में मुनज़्ज़ा शाह, खास बात दिल्ली एनसीआर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। एनआरसी हतमी फहरिस्त की इशाअत की डेडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने की तौसीह। मरकजी हुकूमत के मुतालबे पर डेडलाइन की गई 31 अगस्त 2019। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने का हुकूमत से मुतालबा। आम्रपाली ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को दी राहत। जेर इल्तवा प्रोजेक्टों को एनबीसीसी करेगी मुकम्मल। आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन मंसूख। एनआरसी की हतमी फहरिस्त की इशाअत की डेडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने तौसीह कर दी। अब डेडलाइन 31 अगस्त 2019 कर दी गई है। दरअसल मरकज ने अदालत से डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। मरकजी हुकूमत ने अदालत से कहा था कि एनआरसी में लाखों की तादाद में लोगों ने अपने नाम शामिल कराए हैं, उन नामों की जांच करने की जरूरत है, इसलिए एनआरसी की डेडलाइन में तौसीह की जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में कौमी शहरियत रजिस्टर से मुतल्लिक काम में हो रही ताखीर पर मरकजी हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मरकजी वजारत दाखिला एनआरसी से मुतल्लिक सभी अमल को तबाह करना चाहती है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले में 34 कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें, इन तमाम 34 अफराद को हाई कोर्ट ने कसूरवार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट बाकी कसूरवारों की जमानत अर्जी पर बाद में समाअत करेगा। दिल्ली पुलिस की जानिब से एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले अदालत ने 7 कसूरवारों को बरी किया था और पुलिस ने नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी। और अब बात मॉब लिंचिंग के खिलाफ हुए एहतजाज की। नाज़रीन, हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और हुकूमत से इन वाकयात के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात उठाने की मांग की। वाज़ेह है कि आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और उन पर अब तक हुकूमतें काबू पाने में नाकाम साबित हुई हैं। जय श्री राम के नारे पर लोगों का कत्ल हो जाता है, तो कितनी गलत बात है कि श्री रामचंद्र जी जो एक बहुत ही अमन पसंद थे, उनके नाम पर यह कत्लेआम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, सरकार उस पर एक्शन ले। जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। देखिए सर, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार यकीनन स्टेट्स की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत कुछ है। और ये स्टेट जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स है। तो सरकार अगर स्टैंड ले और अपनी गवर्नमेंट से ये कहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ रुक जाएगी। हमारा मानना ये है कि अगर सरकार स्टैंड ले ले तो ये सब रुक जाएगा वाक़या। और सर स्टैंड ये लेना चाहते हैं कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत में, यूएपीए के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ आतंकवाद के कानून के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग मारे जाएं उनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन इंस्टेंटली देना चाहिए सरकार को, चाहे रियासत सरकार दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टैंड लेगी तो हर रियासत सरकार को मानना पड़ेगा उसको। देखिए, हम यही चाहेंगे हर तरह से कि जो भी जिनके ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा लोग मतलब ऐसी हिम्मत ना कर सकें, ऐसी जुर्रत ना कर सकें, जिससे ऐसे वाक़यात सामने आएँ और आगे बढ़ें। जेएनयू कैंपस में रैगिंग का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज के बीए फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म के साथ रैगिंग की गई है। तालिब इल्म का इल्जाम है कि एक पीएचडी स्कॉलर ने उसकी रैगिंग की और मारपीट की। मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लिया हूँ। मेरा घर मधुबनी बिहार है। 18 तारीख को मैं यहाँ कैंपस आ रहा था, क्योंकि मुझे अभी तक हॉस्टल मैंने अलॉट नहीं करवाया, तो मैं बाहरी मुनीरका में ही रह रहा हूँ। ये गांव के भैया हैं उनके पास,
तो मैं यहाँ पे आ रहा था चाय वाय पीने, शाम के लगभग तकरीबन 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे। मैं यहाँ पे आ रहा था तो वो लड़का ने मुझे बुलाया यहाँ पे, तो मैं उसके पास गया तो पहले तो बोला कि तुम बिहार से हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो फिर वो बिहारी को लेके उसने गाली दिया पूरा, फिर मुझे मारी। तो फिर मैंने बताया भैया मार क्यों रहे ऐसे? तो फिर उस गाली दे के बोलता है चुप रहो, फिर बोलता है कान पकड़ो। फिर मैंने कान पकड़ा नहीं, फिर उसने एक थप्पड़ मार दी कि कान पकड़ो। फिर मैंने कान पकड़ा तो 2 बार उठक बैठक करवाई। फिर बोलता है कि अगली बार से कैंपस में जब भी दिखना प्रणाम करना मुझे। इतना बोलने के बाद 2 लड़का उसके साथ और थे, वो कुछ किए नहीं, बस वो खड़ा होकर हंस रहे थे। हाँ, जो कर रहा था यही लड़का कर रहा था। फिर वो कार में बैठा, उसके पास कार थी यहाँ पे, कार में बैठा, वो यहाँ से फिर निकल गया। तो किस टोन में, वो कहाँ का लड़का है? वो हरियाणा के लड़के, पूरे हरियाणवी टोन में, बिहारी है कि तुम, इस तरीके से। ट्रंप के बयान पर ऐवान में हंगामा हुआ। हालांकि वजीर खारजा ट्रंप के बयान पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन अपने मुतालबे पर अड़ा रहा। अपोजिशन इस मामले पर वजीर आजम से जवाब चाहता है। ट्रंप के बयान पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ा। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप का दावा सही है तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के मफादात और 1972 के शिमला समझौते से दगा किया है। राहुल ने मुतालबा किया है कि मोदी को मुल्क को बताना होगा कि ट्रंप और उनकी मुलाकात के दौरान क्या हुआ था। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि माजी में कोई भी सरकार रही हो, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि कश्मीर हमारा बाहमी मामला है और उसमें कोई तीसरा फरीक मुदाखलत नहीं कर सकता। आज तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हो, वो एनडीए हो, वो कांग्रेस हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 दफा प्रधानमंत्री रहे हों, या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्रधानमंत्री रहे हों, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। और विशेष रूप से शिमला एग्रीमेंट के बाद और लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कि ये दोनों देशों के बीच के दरमियान का मामला है, इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी इस मसले को निपटाने के लिए बायलैटरल रही है। तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। सोच समझ के कहा हो। हम अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सदन में आए। इस मामले पर कांग्रेस लीडर हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। साथ है बात करने के लिए रावत सर, जिस तरह का बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का और उसके बाद देश की राजनीति में जिस तरह का भूचाल है, कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही है, संसद में हंगामा चल रहा है और कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि पीएम मोदी को इस मामले में बयान देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत के एक मित्र राष्ट्र जो महाशक्ति है उसके राष्ट्राध्यक्ष का बयान है और वो बयान हमारी कश्मीर और पाकिस्तान से संबंधों पर जो कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, एक सुनिश्चित नीति रही है, उससे बिल्कुल विपरीत है, उससे बिल्कुल उल्टा है, एक उलटवासी है। तो इसलिए पूरा देश चिंतित है और स्थिति को स्पष्ट करने में केवल 2 व्यक्ति सक्षम हैं। एक श्री डोनाल्ड ट्रंप, या तो वो कहें कि स्लिप ऑफ थॉट में मैं ये बात कह गया, और या श्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार करें कि उन्होंने यह अनुरोध श्री डोनाल्ड ट्रंप से कहा। लेकिन अब विदेश मंत्रालय जो है वो अब फ्रेम में आ गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बात पीएम की तरफ से नहीं कही गई है, सफाई दी जा रही है इस पूरे मामले में। देखिए, ये एक औपचारिक तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। ये एक गंभीरतम मामला है जो हमारी आज तक की पूरी कश्मीर नीति और पाकिस्तान के साथ संबंधों के निर्धारण का सवाल है, जिसको लगातार प्रत्येक सरकार ने और प्रत्येक प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड ली है। उसके बिल्कुल उल्टी बात सामने आई है। तो इस बात में केवल प्रधानमंत्री का बयान ही मौजूद हो सकता है, स्थिति को स्पष्ट कर सकता है और देश की चिंता को
को दूर कर सकता। आम्रपाली ग्रुप के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है और खरीदारों को राहत दी है। अदालत ने हिदायत दी है कि आम्रपाली के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों को एनबीसीसी मुकम्मल करेगी। उसके साथ ही अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10 मई को इस सिलसिले में फैसला महफूज रखा गया था। अदालत ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को यह बताने की हिदायत दी थी कि साल 2009 में जमीन के अलॉटमेंट के बाद 10% अदायगी की गई, लेकिन बिल्डर ने अलॉटमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उन हजारों लोगों के चेहरे पर खुशी है जो अपना मकान का सपना देख रहे थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम इमारतों में लोग अपने मकान का सपना देख रहे थे। आम्रपाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनसे पैसा लेकर तय वक्त पर मकान नहीं दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। हालांकि उन 42,000 लोगों के चेहरे पर तो मुस्कान खिली ही है, साथ ही साथ एक उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया है जिससे दूसरे बिल्डर्स के दिलो दिमाग में एक डर बैठेगा। देश भर में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई अपने मकान के निर्माण में लगा देता है, लेकिन बायर्स उनको तय वक्त पर मकान नहीं देते, जिससे लोगों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम अब ऐसा कंस्ट्रक्शन करा रही निर्माणधारी कंपनियां कुछ सोचेंगी और तय वक्त पर लोगों को उनके मकान का सपना पूरा करा पाएंगी। कैमरा पर्सन एसके वर्मा के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। नोएडा में हजारों लोगों के घरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शाहबीरी में 25,000 से ज्यादा फ्लैट तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। उसके खिलाफ लोग अब एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर हम घर नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों का कहना है कि हम सारी जिंदगी की कमाई घर खरीदने में लगा दी है। जब घर खरीदा जा रहा था तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन लोगों का कहना है कि अब घर छोड़कर कैसे चले जाएं। अपना घर, अपना आशियाना बचाएंगे, इसके लिए क्यों हमें चाहे दब के मरना पड़े। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपना जेवर, अपना घर, अपना सब कुछ बेच के हम लोगों ने कर लिया है। इतनी सी उम्र में हमने अपना घर बड़ी मुश्किल के साथ लिया है। मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, उसके बावजूद हम यहाँ पे कैसे लिए हैं वो हम जानते हैं। मेरे लिए सपनों का घर है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जब हम लोगों ने लिया तब आप लोगों ने, अथॉरिटी ने क्यों नहीं रोका, तब सरकार क्यों नहीं आई हमें रोकने के लिए कि आप मत लीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खड़े रहेंगे डट के। मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद का आज 113वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इलाहाबाद के कंपनी बाग में चंद्रशेखर आज़ाद को लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया। 27 फरवरी 1931 को कंपनी बाग में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। पुलिस जवानों ने मुजाहिद आज़ादी को सलामी दी। तकरीब में बड़ी तादाद में अदीबों और शोरा ने भी शिरकत की। उर्दू शोरा ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना मंजूम नजराना खराज अक़ीदत पेश किया। शहीदान वतन हमारे बीच से गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह जिंदा रहती है। ऐ शहीदान वतन, ऐ हिंद के रूहे रवां, तुमने मिटकर देश पर पाली हयाते जावेदां। एक मुद्दत से था सारे मुल्क में दौरे खिजां, तुमने अपने खून से सींचा गुलशने हिंदुस्तान। आज हर इंसान के दिल में तुम्हारी याद है, आके देखो आज ये हिंदुस्तान आज़ाद है। याद है जब हर कदम पर एक नया तूफान था, जुल्म की जंजीर में जकड़ा हर एक इंसान था। देख कर हिम्मत तुम्हारी हर बशर हैरान था, कितना मुस्तहकम तुम्हारा अहद था, पैमान था। इस तरह टकराए तूफान को परेशान कर दिया, मिट गए तारीख राहों में चिरागा कर दिया। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का नजर डालते हैं सुर्खियों पर। व्यापम घोटाले का इंकिशाफ करने वाला खत गायब, असेंबली में रियासती वजीर दाखिला ने दी जानकारी। खत गायब होने पर सियासत शुरू। मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों ने एक गरीब खातून को जिंदा जलाया। खातून की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। वारदात के बाद इलाके में दहशत। रायपुर में पोस्टर पर सियासत गर्म। पोस्टर से बीजेपी के कई बड़े चेहरों की तस्वीर गायब। मामले पर जमकर हो रही है सियासत।
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जिस गुमनाम खत का हवाला देकर व्यापम घोटाले का इंकशाफ किया था, वो खत गायब हो गया है। दरअसल असेंबली में सोमवार को रुकने असेंबली प्रताप गरिवाल और हर्ष विजय ने पीएमटी 2013 के घोटाले का हवाला देकर पूछा है कि क्या इंदौर इंटेलिजेंस शाखा को कोई गुमनाम खत मिला था। उसके जवाब में रियासती वज़ीर दाखिला बाला बच्चन ने कहा है कि पुलिस और इंतजामिया को कोई खत नहीं आया है। उन्होंने कहा कि खत की तलाश जारी है। अनेकों बार हम बता चुके हैं कि जैसे ही जानकारी मिली एक पत्र के माध्यम से कि फर्जी बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसी पे से मैंने जांच कराई। अनेकों बार चर्चा हो गई। अब ये जांच महत्वपूर्ण विषय है, अब ये नहीं है कि वो नहीं है महत्वपूर्ण विषय थोड़ी। तो अभी भी बार बार उसकी बात करना, केवल लोगों को डराना, और मजे की बात व्यापम के आरोपियों को सबको कांग्रेस में ले आए, उनके भाइयों को सबको टिकट दे दिया। तो ये लोग अपराधियों से टोल टैक्स ले रहे हैं बार बार धमका कर। तो कमलनाथ जी की सरकार एक प्रकार की अपराधियों से भी कमीशन लेने का एक नया नुस्खा लेकर आई है। देखिए, व्यापम के चूंकि कुछ प्रकरणों को लेकर जो है कोर्ट ने ही रीओपन करने की बात करी है, तो ये तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि जांच से जो है अदालतें भी संतुष्ट नहीं हैं। तो इनकी जांच होनी चाहिए। ये जिस तथाकथित पत्र के नाम पर दावे किए जाते थे विसिल ब्लोअर बनने के, वो पत्र ही उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो दस्तावेज हैं, एविडेंसेस हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई है। मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों ने एक गरीब खातून को जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने से पहले दबंगों ने खातून की बेरहमी से पिटाई की और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। खातून की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। खातून खेत के बाड़ उखाड़ने की मुखालफत कर रही थी, जिसकी वजह से उसे जला दिया गया। इस वारदात से लोग दहशत और गुस्से में हैं। वारदात को अंजाम देने वाले लोग इलाके के दबंग बताए जाते हैं और लोगों को डरा कर रखते हैं। मौत से पहले खातून ने मीडिया को पूरी बात बताई। आज हम गए तो हमारे बारी अब तो नीचे रखी ना, हमारा ला बारी के पीछे, बारी के पीछे क्या मिट्टी का तेल डाल दिया। हाँ, हम जला दे, फिर गाड़े लगे तो मम्मी को मारे लग गए हैं। फिर पेट्रोल कर मम्मी जब लगाती रही तो फिर मम्मी का फिर मट्टी तेल पकड़ के फिर मट्टी तेल डाल के माचिस मार दे रहे। फिर चाचा देखे रहे तो जल्दी जल्दी गद्दा उड़ाए रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाए रहे हैं। कौन थे ये लोग, मालूम है? तुम जानते हो उनको, पहचानते? जिनने आग लगाई वो कौन लोग हैं? 4 भाई हैं, नाम नहीं मालूम, पापा का नाम मालूम। देखिए, देखने में ये आ रहा है कि जब से कमलनाथ सरकार बनी है तब से लगभग 8 से 10 हज़ार ट्रांसफ़र्स हो चुके हैं। और इन स्थानांतरण या हम कहें ट्रांसफ़र उद्योग की वजह से सरकार की रुचि जो है वो पैसे उगाही में ज़्यादा दिखती है। तो जो पुलिस ऑफिशियल मशीनरी है वो बैकफुट पर है। तो जो उसका मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसको छोड़कर वो कमलनाथ जी के और उनके नेताओं के तुष्टीकरण में लग गए। तो स्वाभाविक है एक लॉलेसनेस की स्थिति मध्य प्रदेश में है, और यही कारण है कि हत्या, बलात्कार और इस प्रकार की मॉब लिंचिंग, ये सब घटनाएं अचानक 2-3 महीने में बढ़ी है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रतिहिंसा की ज्वालाएं भड़काई जा रही हैं, उन्माद भड़काया जा रहा है, उससे इस तरह की विकृतियां सामने आ रही हैं। सरकार इसकी पूरी गहन जांच कराएगी और दोषी लोगों को सजाएं मिलेंगी। सरकार इस मामले में सख्त है और इस घटना के प्रति जो है ये एक बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और चिंताजनक। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड नींद में सोता रहा और उसकी लाखों करोड़ की इमलाक सरकारी हो गई। बोर्ड की आंख उस वक्त खुली जब उसकी ही तामीर की हुई इमारत को सरकार के जरिए नाजायज कब्जा बताते हुए जमीन दोज कर दिया गया। पेश भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए एक नहीं बल्कि 3 इदारे हैं, लेकिन ये तीनों ही इदारों की अदम तवज्जुही के सबब बुजुर्गों की वक्फ की हुई लाखों करोड़ की इमलाक रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज कर दी गई। महकमे रेवेन्यू के जरिए साबिका हुकूमत में जमीनों का सर्वे और उसका कंप्यूटर इंदराज शुरू किया गया था।
महकमे रेवेन्यू के जरिए जिस तरह से काम किया जा रहा था उसको लेकर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने पहले ही वक्फ बोर्ड इंतजामिया को आगाह किया था। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड इंतजामिया की नींद नहीं खुली और इस ख्वाब गफलत का नतीजा ये हुआ कि एमपी वक्फ बोर्ड की एक दो नहीं बल्कि सारी प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज कर लिया गया। क्या कहती है मुस्लिम समाजी तंजीमें और सियासी पार्टियों के जिम्मेदार, आप भी सुनिए। मोती मस्जिद को भी इसी तरह सरकारी रिकॉर्ड दिखाया गया था, फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसको फिर करेक्शन कर लिया था। मगर अभी जो इतनी बड़ी गलती सामने आई है कि वक्फ की संपत्तियों को, वक्फ की ज़मीनों को, जायदादों को सरकारी संपत्ति दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वक्फ के जो अधिकारी और चेयरमैन या वो लोग रहे हैं उनकी साठगांठ रही है वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुद कराने के लिए। सरकारों की नज़रें हमेशा से रही हैं वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर, क्योंकि करोड़ों हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है वक्फ की और सरकारें उन पर कब्जा करना चाहती हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये कदम उठाया गया है। उसमें जिस भी एजेंसी को अपॉइंट किया गया उसकी जो मेथोलॉजी थी और टेक्नोलॉजी जो थी जिसके अंतर्गत पूरा सर्वेक्षण डिजाइन हुआ वही गलत थी, क्योंकि सर्वेक्षण प्रपत्र के अंदर सिर्फ दो ही भाग थे। एक के अंदर आपको कहा गया कि शासकीय और अशासकीय, जिसके अंदर वक्फ संपत्ति का कहीं ब्यौरा नहीं था। और जिन सर्वेक्षकों द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया उन्होंने भी इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 7 महीने में तो ये देखने में आया है कि जो मुस्लिमों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जो मुस्लिमों ने वो वक्फ में दान की थी, उस प्रॉपर्टी को भी कमलनाथ सरकार ने जो है उसको शासकीय घोषित कर दिया। और लगातार वक्फ बोर्ड जैसा कि जानकारी है कि बराबर लेटर लिख रहा है कि ये भूमि वक्फ की है और इसको शासकीय भूमि से हटाया जाए, तो उसमें भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का क़याम 1961 में अमल में आया था। बोर्ड का पहला सर्वे 1962 में हुआ था और उसका गेजेट नोटिफिकेशन भी किया गया था। दूसरा सर्वे 1984 में किया गया। उसके बाद आज तक वक्फ इमलाक का मुकम्मल सर्वे नहीं किया गया। 1984 की वक्फ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ इमलाक की तादाद 14,913 दर्ज की गई थी और उन तमाम ही प्रॉपर्टी को साबिक़ा हुकूमत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वक्फ से हटाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उस वक्त खुली जब कनार उधवगढ़ की वक्फ बोर्ड की जमीन पर बोर्ड के जरिए ही 2001 में तामीर की गई 62 दुकानों को जिला इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा बताते हुए कुछ रोज पहले तोड़ दिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मामले में वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर से बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। डिपार्टमेंट से और सभी डिपार्टमेंट जो भी हमारा अपना पर्सन है, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि जो पुराना पटवारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणी लिखा हुआ है उसको वापस रिस्टोर किया जाए सभी पटवारी रिकॉर्ड्स में। एमपी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर हुकूमत को खत तो लिखा है, अब ये देखना होगा कि हुकूमत इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। में रमेश बायस के साथ बीजेपी के कई लीडरों की तस्वीर लगी है, लेकिन पोस्टर से पार्टी के कई बड़े चेहरों की तस्वीर गायब है। पोस्टर में न तो रमन सिंह है, न धर्मलाल कौशिक और न रियासी सदर की तस्वीर है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, पोस्टर किसने लगाए हैं इस बात की सूचना नहीं है। पार्टी संगठन की तरफ से ऐसे कोई पोस्टर जारी नहीं किए गए हैं। पार्टी संगठन की तरफ से जब ऐसे कोई पोस्टर जारी होते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई बैस जी का प्रिय है, कोई उनका समर्थक है, वो अगर ऐसा पोस्टर लगाता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके अपने नेता होते हैं, उससे सारे पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं, लेकिन पार्टी संगठन की तरफ से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पोस्टर लगाया जाता है। पोस्टर वार और स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने की बात नहीं है, तो ये बात मीडिया के बारे से सूत्रों से पता चल रहा है। ये सीधा सीधा गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से रमेश बैस जी का जो धड़ा था वो उपेक्षित था और लगातार उनके द्वारा भी उनके लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि उनकी उपेक्षा की गई थी। अब जब उनको पद से सुशोभित किया गया है तो हो सकता है कि उनके जो समर्थक हैं उनमें और जो अभी स्थानीय नेता में उसमें स्टार वार और पोस्टर वार चल रहा होगा, ये उनका आपस का विषय है। छत्तीसगढ़ में नक्सली अब नए हथियारों से हमले के फिराक में हैं, लेकिन जवान भी हमलों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। नक्सलियों की नई साजिश बेनकाब। नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर फिर गया पानी। पुतला बम से हमले की तैयारी में थे नक्सली। अब नक्सलियों ने बनाए नए मंसूबे।
नक्सली अपने साजिश को नाकाम देखकर परेशान हो गए हैं। अब नए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। अब तक नक्सली आईडी, कुकर बम और कई तरह के हथियार से हमले की फिराक में रहते थे, लेकिन दंतेवाड़ा में मिले पुतले बम ने नक्सलियों की नई साजिश को बेनकाब कर दिया है। कोंडा सावली कैंप के पास नक्सलियों ने पुतला बम लगाया था, जिसे हमारे जवानों ने तलाश कर डिफ्यूज कर दिया। वहीं नक्सली सुकमा में बड़े सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, लेकिन वहां भी हमारे जवानों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुकमा के एर्राबोर बाजार में नक्सलियों ने 7 आईडी बम लगाए थे, जिन्हें तलाश कर डिफ्यूज कर दिया गया। डॉग स्नीफर डॉग हमारे पास है, उसने कंफर्म किया, फिर हमने बीडीडी स्क्वाड के द्वारा फिर इसको दोबारा कंफर्म किया और उसको फिर हम लोग इन सिटू डिस्ट्रॉय किए। कुल हमें सस्पेक्टेड 7 आईडी का था सस्पिशन, लेकिन उसमें से कुल 3 आईडी थे। हमारे जवानों की मुस्तैदी और सरकार की नई हिकमत अमली ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। नक्सली चाहे जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हमारे जवान उनकी साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।